Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. I welcome you all to revise the learning platform. और आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल में बोर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले हमने रुदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया है। रुदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देखेंगे हम बोर्स मॉडल में वो कैसे कवर अप होती हैं और क्या बेटर है बोर्स मॉडल में और पूरी तरीके से वो ठीक है या उसके बाद भी कोई मॉडल है हमारे लिए। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना बोर्स मॉडल। ये नील बोर्स है, नील बोर्स इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है मॉडल 1913 के अराउंड। इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया 1913 में। इन्होंने क्या कहा है कि एटम, ठीक है, ये सब रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट, उसमें उसका पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज वहीं पे ही उसका कंसंट्रेटेड होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं वो बिना एनर्जी लॉस के रिवॉल्व करेंगे। ये रदरफोर्ड ने कहा था। और एनर्जी लॉस क्यों नहीं करेंगे ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल हैं और जब वो रिवॉल्व करेंगे तो रेडिएट करेंगे एनर्जी और उनकी एनर्जी का लॉस होगा और वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन को लगातार, तो अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। उन्होंने सोलर सिस्टम से अपने मॉडल को कंपेयर किया था, इस वजह से हम उस मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। बोर्स मॉडल ने कैसे इनको ओवरकम किया, क्या चीज़ें उन्होंने रिप्रेजेंट की, देखते हैं इसमें। उन्होंने कहा ठीक है कि जो ये पाथ्स हैं, ये सर्कुलर पाथ्स जो हैं, इसके अराउंड इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। इन पाथ्स को ऑर्बिट्स ऑफ सेल कहते हैं, क्लियर है, ठीक। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डजंट चेंज, इट डजंट चेंज विद द टाइम। वो चेंज नहीं होती विद द टाइम, क्योंकि वो उसकी अपनी अगर ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब वो ग्राउंड स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल है, एक लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी और उससे ऊपर हायर और हायर एनर्जी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लेवलिंग कर रखी है हमने। या फिर उन्हें हम KLMN सेल भी कह देते हैं कि न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 काउंट करना और न्यूक्लियस से जितना दूर होता चला जाएगा नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा, एनर्जी लेवल उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये मॉडल में हम देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्व करेगा तभी अगर वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए, वो एब्जॉर्व करेगा। और अगर वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा और रेडिएट करेगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, वो अपने स्टेबल स्टेट में है या नहीं, वो हम देखेंगे आगे। ये मॉडल था जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा ये जो है एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ठीक है। इनको सेल्स भी कहा। थर्ड से आगे भी ये 4 5 6 7 कितने भी एनर्जी लेवल हो सकते हैं, ठीक है। और इनको हम नेम करेंगे KLMN, सो ऑन। ये सेंट्रल पार्ट बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, जिसमें पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसे बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो वो यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। कोई एनर्जी यहाँ से उसको मिली और वो यहाँ से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करके चला जाएगा यहाँ। अगर वो इस एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो जब इस एनर्जी लेवल में जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में वो जाएगा, तो उस समय वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो अगर वो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो लाइट इमिट करेगा, रेडिएशन करेगा वो। और अगर वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है यहाँ पे? ये जो 1 2 3 जो एनर्जी लेवल बताई हैं इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक क्वांटम नंबर है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम फर्दर जब क्वांटम नंबर्स डिस्कस करेंगे। इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक। और ये n की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड की है बोर्स ने? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया mvr = NH/2π। उसमें इन्होंने क्या कहा है? उसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर और इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है? v क्या है? वेलोसिटी उसकी, और r उसकी रेडियस है, रेडाई है जो भी जिस भी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। m इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखूँगा, यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है,
तो यहाँ से कुछ n की वैल्यू आएगी और वो n की वैल्यू 1 2 3 4 इस टर्म्स में आएगी, मतलब इंटीजर आएगी एक वैल्यू। वही इंटीजर वैल्यू वो उसका एनर्जी लेवल डिसाइड करेगी कि इसकी क्या एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंपल है, क्लियर है किस तरीके से एनर्जी लेवल डिसाइड हुए हैं। अब उसके बाद अगर कोई सपोज करो इसकी एनर्जी लेवल E1 है, इसकी E2 है और इसकी E3 है, तो E3 से E2 में जा रहा है एनर्जी, ये E3 है और ये E2 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया E2 में। तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ से लाइट इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, कोई रेडिएट करेगा। तो जो रेडिएट करेगा फोटॉन्स की फॉर्म में होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फोटोन की एनर्जी। तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल, E3 माइनस E2 इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, न्यू इज इक्वल्स टू E3 माइनस E2 अपॉन एच, प्लांक कांस्टेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ चेंज इन एनर्जी अपॉन प्लांक कांस्टेंट। ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उस रेडिएशन की जो इमिट हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाने। तो ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ से जो तुम्हारी ऑर्बिट डिस्कस होएगी, यहाँ से जो भी ऑर्बिट अपनी आएगी, वो ऑर्बिट उसकी ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, अगर वो उसमें रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएट नहीं करेगा अपनी एनर्जी और अपनी स्टेबल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करता रहेगा। ऐसे वो एनर्जी तभी रेडिएट करेगा जब वो अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले लेवल में आएगा। सिंपल है। उसके बाद आगे इसमें कुछ ड्रॉबैक रह गए, कुछ इसमें कमियां रह गई। एक तो ये कि ये जो मॉडल था ये लार्जर एटम के लिए नहीं था, या लार्जर एटम में जो स्पेक्ट्रा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बॉन्ड्स, कि केमिकल बॉन्ड कैसे बना लेंगे और वो किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो स्पेक्ट्रा आ रहा था एटम का, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसे हम जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कमियां थी बोर्स मॉडल में, लेकिन बोर्स मॉडल ने भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है, उनका अपना भी इम्पोर्टेंट एक रोल है। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं बोर्स मॉडल में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वांटम थ्योरी उस समय स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने ये पॉइंट्स अपने बताए, तो उसके बाद फर्दर डेवलप हुआ है थोड़ा सा और एटॉमिक मॉडल, और कुछ नई चीज़ें पता चली हैं क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी पे। हमें वो आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में इस वीडियो के, जिसमें मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्स मॉडल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पीछे जितने भी मॉडल हैं तो इस सीरीज़ की वीडियोस पुरानी सभी देखें, तो सारे तुम्हें मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। हम एक टाइमलाइन बनाएंगे कि हम किस तरीके से स्टार्ट हमने किया था एटम से और किस तरीके से हम लास्ट पॉइंट पे लास्ट मॉडल तक पहुँचे हैं और क्या क्या बीच में वो सब देखेंगे। वो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही था, आगे वाली वीडियो के लिए हम डिस्कस करेंगे क्या हमें करना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।